नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार समझेंगे हम कवि परिचय में क्या रघुवीर सहाय का। ठीक है, तो इनकी दो रचनाएं थीं, कौन कौन सी थीं? सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में जो चिड़ियाँ होती हैं, हम जिन्हें चिड़ियाँ कहते हैं, ठीक है, बुंदेलखंडी में। तो सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, ये कब इन्होंने सन 1960 में, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि रघुवीर सहाय थे जो उन्होंने सन 1960 में सीढ़ियों पर धूप देखी थी। ठीक है, तो सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, वो सीढ़ियों पर धूप में सन 1960 में। ठीक है, और उन्होंने दूसरी रचना थी हंसो हंसो जल्दी हंसो, मतलब जो सन ये का 1974 में। ठीक है, मतलब 70 और 4 74, जो उन्होंने 14 साल बाद कहा था कि हंसो हंसो जल्दी हंसो। सीढ़ियों पर धूप थी तो ये बैठे हुए थे सन 1960 में। इसके बाद में कुछ 14 साल बाद फिर बैठे, तो वहाँ पर उन्होंने किसी को देखा और बोले क्या, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, ये इनकी दो रचना हुई, कुछ इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में हमें समझना है क्या, वही पहले वाला पुराना तरीका है कि पहले हमें समझना है भाव पक्ष। ठीक है, तो भाव पक्ष में हमें क्या समझना है, तो भाव पक्ष कैसे टॉपिक बनाएंगे हम। तो पहला टॉपिक होगा हमारा क्या, समकालीन समाज का चित्रण। समकालीन समाज का चित्रण मतलब जो समाज के बारे में समझाया गया, मतलब बस समय, समकालीन मतलब पहले का समय। ठीक है, तो रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया। इसके काव्य में सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट सजगता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या लिखा है, रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। इनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के प्रति विशिष्ट सजगता दृष्टिगोचर होती है, मतलब सजगता मतलब होती है जागरूकता। ठीक है, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया। मतलब सामाजिक कैसे कह सकते हैं, सामाजिक मतलब जो समाज के प्रति व्यवस्था है उनका, और शोषण, जो लोगों का शोषण होता है। ठीक है, जो धर्म के नाम से, जाति के नाम से, या फिर अन्य कुरीतियों के कारण। ठीक है, विडंबना मतलब उनको अचंभे में डाल देना। ठीक है, ये सभी इन सब चीज़ों को आदि का इन्होंने क्या यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं विडंबना का मतलब क्या होता है, क्योंकि बड़ी विडंबना है, मतलब बड़ा दुख है, बड़ी मतलब दुविधा है। ठीक है, इसी के बाद व्यवस्था, जरा सामाजिक व्यवस्था पहले की क्या व्यवस्था थी, शोषण कैसे किया जाता था। ठीक है, इनका यथार्थ इन्होंने वास्तविक रूप में इन्होंने क्या चित्रण किया है इस चीज़ का। ठीक है, समझाया है, लोगों को जागरूक किया है। इसके बाद में सेकेंड टॉपिक क्या बनेगा आपका, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना। मतलब इन्होंने सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना भी, मतलब इन्होंने सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का भी सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के बारे में भी समझाया है। ठीक है, जिसमें सहाय मतलब रघुवीर सहाय, ठीक है, कविवर का नाम है। तो रघुवीर सहाय की काव्य सांस्कृतिक चेतना का प्रखर चित्रण हुआ है। मतलब इन्होंने जो सांस्कृतिक और राजनीतिक चित्रण होता है, जो राजनीतिक चेतना होती है, जो समाज को जागरूक करने वाले लोग होते हैं, उन्हें नेता कहते हैं। और जो वहाँ पर नीति चलाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। तो उसको जगाने का मतलब जगाने या चेतना का अर्थ होता है जगाना, उसे क्या समझाना या जगाना। ठीक है, जागरूक करना। ठीक है, इसी प्रकार से तो सहाय के काव्य सांस्कृतिक चेतना का प्रखर चित्रण हुआ है। इनकी अनेक रचनाएं समकालीन समाज को जागृत करने का आह्वान करती है मतलब बुलाती हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत से शब्दों के बहुत से अर्थ बताए हैं। जो भी आपको अर्थ है, यदि आपने ये अर्थ सुने हैं या फिर आपको पता है, तो ये अर्थ कैसे आपको बहुत सी जगह पर उपयोगी होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अगला टॉपिक हमारा मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण। जो मध्यवर्गीय जीवन होता है, मध्यवर्गीय जीवन आप समझते हैं, जो मीडियम कैटेगरी के लोग होते हैं, मीडियम लाइफ होती है, मतलब जो ना तो बड़े आदमी होते हैं ना ही गरीब होते हैं। ठीक है, उन्हें मध्यवर्गीय बोलते हैं। ठीक है, मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में मध्यवर्गीय जीवन के तनाव और विडंबनाओं का वर्णन किया। मतलब जो हम जैसे मीडियम लोग हैं, जो तो ना तो अमीर है ना ही गरीब है, और हमारी जो विडंबना होती हैं, हमारी जो मजबूरियाँ होती हैं, जिन्हें हम मजबूरियाँ कहते हैं, उनका चित्रण किया है कि वह
कवि और शेष दुनिया के बीच का अनुभव तनाव है। मतलब कवि और शेष दुनिया जो दुनिया है के बीच का अनुभूत तनाव है, जो कवि को निरंतर आंदोलित करता रहता है, मतलब कवि को उकसाता रहता है। ठीक है, जो तनाव है वह कवि को कैसा, कविवर को निरंतर मतलब लगातार उकसाता रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो कवि रघुवीर सहाय थे वो बहुत ही अच्छे कवि थे। इन्होंने सामाजिक चेतना के लिए भी कार्य किया है, भ्रष्टाचार का चित्रण, भ्रष्टाचार के लिए भी इन्होंने मतलब इन्होंने बड़ा कड़ा प्रहार किया है भ्रष्टाचार पर। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक ये भी आता है भ्रष्टाचार का चित्रण। तो रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है, मतलब लोगों को जागरूक किया है कैसे भ्रष्टाचार किया हो रहा है। ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक वर्णन किया है। जो लोकतंत्र होता है उसमें कैसे आपने देखा होगा कि राजनीति में आजकल कितना, और जो अपन कार वगैरह कराने जाते तो किसी रिश्वत वगैरह मतलब लोग लेते हैं, पकड़ते जाते पेपरों में, आपने देखा होगा। तो यही तो एक भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो किस प्रकार से लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, तो आत्महत्या मतलब स्वयं की हत्या करना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध एक नाटकीय उन्होंने एक नाटक लिखा था। ठीक है, नाटकीय कालाय है जिसमें भ्रष्टाचार को धनात्मक रूप से अंकित किया गया है, मतलब मुख्य रूप से, ठीक है, अंकित किया गया मतलब लिखा गया है। ठीक है, इस संग्रह में कवि ने समय आ गया है। ठीक है, इस संग्रह में कवि ने समय आ गया, मतलब इस संग्रह से क्या, कवि का समय आ गया है। काव्यांश के माध्यम से अनेक गंभीर अर्थों को प्रकट किया है। उन्होंने क्या, काव्यांश मतलब मैंने अभी कहा था आपसे पहले भी कि कम शब्दों में अधिक मतलब निकाल दूं। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने काव्यांश के माध्यम से अनेक गंभीर अर्थों को प्रकट किया है। ठीक है, मतलब कहते ना, इन्होंने कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, कि काव्यांशों में जो काव्यांश के माध्यम से अनेक गंभीर अर्थों को प्रकट किया। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे क्या, कला पक्ष। कला पक्ष में क्या रहती है, भाषा रहती है और शैली रहती है। ठीक है, इसके बाद में क्या, भाषा और शैली। तो हम समझेंगे पहले भाषा। इन्होंने अपनी रचना में किस भाषा का उपयोग किया है। ठीक है, तो रघुवीर सहाय ने भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का उपयोग किया। यह तो हमने क्या, हरिवंश राय बच्चन की मीम्स में टॉपिक में भी पढ़ी थी, भाषा शैली में। ठीक है, भाषा में, सॉरी। तो ये टॉपिक तो कॉमन हो गया दोनों के बीच में। रघुवीर सहाय की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम, देखो उसमें भी हमने पढ़ा था कि संस्कृत के तत्सम शब्दावली था उसमें। ठीक है, संस्कृत के तत्सम तद्भव और विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग समायोजन हुआ है। ठीक है, मतलब विदेशी शब्द कौन से हुए, उर्दू हो गई। ठीक है, उर्दू, इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी जिसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से शब्दों का भी इन्होंने अपनी जो भाषा लिखी, कविताएं लिखी हैं, उनमें प्रयोग किया है। वास्तव में इनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं सीधी हुई है। इनकी भाषा नगरीय शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली है। मतलब ना तो इन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि ना तो यह कठिन शहर वालों के लिए लगी, ना ही गांव वालों के लिए, मतलब ये दोनों में सामंजस्य बनाकर चली इनकी रचना में जो भाषा थी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है, तो हमें समझना क्या, शैली। तो रघुवीर सहाय ने अपनी कृतियों में विभिन्न शैलियों को अपनाया है। मुख्य रूप से इनकी शैली, मुख्य रूप से देखो 10 से 15 शब्द तो यहाँ तक आया क्या, रघुवीर सहाय ने अपनी कृतियों मतलब जो उनकी रचनाएं थी, कृतियों में विभिन्न शैलियों को अपनाया है, जिसमें मुख्य रूप से इनकी शैली व्यंग्यात्मक का अर्थ आप समझते हैं। ठीक, इनकी शैली व्यंग्यात्मक रही है। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली रही है। उनकी
अत्यधिक चर्चित कविता अधिनायक को उनकी भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली का चरम माना जा सकता है। कैसी? इन्होंने जो इनकी अत्यधिक चर्चित कविता मतलब और सुप्रसिद्ध रचना कह सकते हैं, जैसे सुप्रसिद्ध कविता थी इनकी जो प्रसिद्ध थी, तो अधिनायक को इनकी भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली, भाव मतलब भावों से भरी, जो भावनाओं से भरी होती है, उसी भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली का चरण माना जा सकता है। मतलब इनमें इनकी जो रचना थी उसमें कौन सी? अधिनायक में इनकी भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, तो इनका साहित्य में स्थान क्या रहा है? ठीक है, तो साहित्य में रघुवीर सहाय एक लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। ठीक है, प्रशंसा में हुई इनकी बात। सहाय राजनीति और कृत्याक्ष कराने वाले कवि थे। ठीक, कृत्याक्ष में या फिर प्रत्याक्ष भी कर सकते हैं, पर राजनीति में कृताक्ष मतलब सच्चाई को रखने वाले कवि थे। ठीक है, मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देते थे। मतलब जो इनकी रचनाएं थी उसमें क्या थी? पत्रकारिता के रूप में थी। ठीक है, और अखबारी, उसी को अखबारी कहते हैं। ठीक है, भाषा और शिल्प के मामले में उनके इस विलक्षण योगदान के लिए साहित्य में उनका स्थान उच्च कोटि का रहेगा। ठीक है, ये कटे हुए हैं, ये बात तो सभी के लिए लिखी है, कॉमन सी बात है। ठीक है, विलक्षण स्थान रहेगा या फिर अद्वितीय स्थान रहेगा या फिर इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। ठीक है, इस प्रकार से साहित्य में इनका स्थान हो गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि देखो, मैंने अभी आपको समझा दिया, आपको क्या करना है कि जो रचनाएं हैं सिर्फ आपको वो याद रखनी है, वो भी मैंने ट्रिक से समझा दिया आपके लिए। ठीक है, तो आपको रचनाएं भी याद रखनी है। और जैसे हरिवंश राय बच्चन की थी क्या? मधुशाला और मधुबाला। ठीक है, इनकी थी रचना दो, कौन कौन सी? इनकी कौन कौन सी रचना थी? नंबर 1 पर थी क्या? सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, और दूसरी थी हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, ये 2 रचनाएं इनकी थी। तो इस प्रकार से भाव पक्ष कला पक्ष आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सी चीज़ें दोनों कवियों के बीच में तुलना की जाए तो बहुत सी चीज़ें कॉमन भी होती, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सकते, उन्होंने भी बोला होगा, इन्होंने भी बोला है। ठीक है, और समाज को चेतना उन्होंने जागृत उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। ठीक है, और भाषा शैली के प्रयोग इन्होंने में मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।